हेलो भाई बेटा, आज हम कुछ आपका जो यूनिट थे उसके क्वेश्चन करते हैं। जो आपका जो पहला यूनिट टेस्ट हुआ है उसमें कुछ 15 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव जो आपका था, तो उसको देखते हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो हम जूम क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसमें आसान आसान क्वेश्चन है भाई, 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन तो है एक एक नंबर के, और लास्ट क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, और बाकी 2 नंबर के हैं, 2 या 3 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन ये है बेटा, डायमेंशन से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है जो डायमेंशन से पूछा गया है वो क्या है, कैन ए क्वांटिटी हैव डायमेंशन बट नो यूनिट। क्या फिजिक्स में ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन तो हो लेकिन यूनिट ना हो। डायमेंशन समझ दो ना, हमने पढ़ा डायमेंशन चैप्टर, जो आपका चौथा चैप्टर था वो टोटली डायमेंशन बेस्ड था। तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है, सॉरी डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है। तो बेटा ऐसी कोई भी यूनिट नहीं है ना। जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, नो यूनिट्स, नो सच टाइप ऑफ यूनिट एग्जिस्ट। ऐसी कोई यूनिट एग्जिस्ट करती नहीं है जिसका डायमेंशन हो और उसकी यूनिट ना हो, है ना। ऐसी कोई यूनिट नहीं हुई, ठीक। अगर किसी के पास डायमेंशन है तो ऑफ कोर्स उसकी यूनिट बनेगी। देखो देखो बात समझो, अगर किसी के पास डायमेंशन है यानी कि मास लेंथ टाइम की कुछ ना कुछ पावर है, तो सीधी सी बात भाई साहब यूनिट तो होगी। अगर मास में 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है, लेंथ में टाइम है, मतलब बेस क्वांटिटीज की कुछ ना कुछ पावर, तो मतलब डायमेंशन उसके पास। अगर डायमेंशन है तो सीधी सी बात भाई उसके पास यूनिट बनेगी, है ना। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन था, कैन ए क्वांटिटी हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसके पास जिसकी यूनिट हो बट उसका डायमेंशन ना हो। ये बात सही है ना। हमने पढ़ा है भाई, डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट किया था जब एसआई यूनिट्स की बात कर रहे थे हम, तो ड्यूरिंग एसआई यूनिट्स हमने पढ़ा था कि हमारे पास 7 तो बेस यूनिट है ना, और 2 हमने सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट बोली थी ना। हमने कहा था कि जो 7 है, मास, लेंथ, टाइम और करंट, टेम्परेचर, फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स, अमाउंट ऑफ मैटर, है ना। तो देखो डायमेंशन हमने यही बताया था कि डायमेंशन क्या है। हमने कहा था बेटा देखो, सिंपल से सिंपल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करोगे तो ये था हमारा कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी साइंटिस्ट लोगों ने बना रखी है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग था जिसको हम बोलते थे फंडामेंटल, और दूसरा भाग था उसको बोलते थे डेराइव्ड। डेराइव्ड मतलब मिक्सर, डेराइव्ड मतलब जो किसी से मिलकर बनी हुई है, और फंडामेंटल वो होते हैं जो जिसको आप तोड़ नहीं सकते, मतलब उसमें से और कुछ नहीं छाड़ सकते, वो बेसिक बेस है वो। जैसे कि हमने खूब एग्जांपल दिए थे, जैसे अल्फाबेट के एग्जांपल दिए थे, जैसे कि इंग्लिश में है या कोई भी लैंग्वेज है, उसमें जैसे वर्ड होते हैं तो वर्ड में एक या दो, एक से अधिक, 1 2 3 ऐसे अल्फाबेट होते हैं, है ना। तो और अल्फाबेट है वो क्या होगी, बेस हो गई। अब भाई जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट देखें तो 26 अल्फाबेट है हमारे पास, ए से लेकर जेड तक, है ना। अब ए बी सी डी ये तो क्या हो गई, फंडामेंटल हो गई, है ना। और अगर वर्ड ले भाई, एप्पल वर्ड है, कैट वर्ड है ना, जेब्रा वर्ड है, तो इनमें एक से ज्यादा अल्फाबेट आ रहे हैं, मतलब ये जो ये वर्ड है ये क्या हो, डेराइव्ड हो गई, मतलब ये फंडामेंटल से बने हैं। जो हमारे पास 26 फंडामेंटल है, फंडामेंटल अक्षर है, वर्ड लेटर है, उनसे मिलकर क्या बने हुए भाई, ये वर्ड बने हुए। तो इसी प्रकार फिजिकल क्वांटिटी है। तो भाई फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको 2 भागों में बांट रहे, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड। डेराइव्ड क्या है, जो फंडामेंटल से बनी हुई, जिसमें एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलकर, मतलब 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को जोड़ा गया है, घटाया, सॉरी डिवाइड किया करके एक क्वांटिटी बनाई दी, है ना। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसे बनाई गई भाई, वेलोसिटी बनाई गई डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम से, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम बोथ आर फंडामेंटल, बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव्स न्यू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड वेलोसिटी, है। तो ये थी। तो भाई कोई भी क्वांटिटी है तो सिंपल सी बात है, कोई भी वर्ड है उसमें अल्फाबेट आएंगे, ए से जेड तक आएगा, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें ये 7 तो आएंगे ही,
है ना, इन 7 से मिलकर बनी हुई है। अब इन 7 की कितनी पावर है ना, मास की कितनी पावर है, लेंथ की कितनी पावर है, टाइम की कितनी पावर है, वो जो पावर थी उनको क्या बोलते थे, डायमेंशन। यही कहानी थी। अब देखो ये तो थी बेटा फंडामेंटल, और इनके साथ हमने 2 यूनिट और पढ़ी थी जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोल रहे थे। एक थी सॉलिड एंगल, सॉरी प्लेन एंगल, दूसरी सॉलिड एंगल, है ना। एक क्या थी, प्लेन एंगल, और दूसरी क्या थी बेटा, सॉलिड एंगल। देखो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को जब कोई फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, तो उनमें ये आते नहीं है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल मतलब इनको हम डायमेंशन में नहीं लेते, इनको डायमेंशन में नहीं लेते। तो अब प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, रेडियन। इसके लिए यूनिट क्या है, रेडियन, इसको रेडियन में मापते हैं। सॉलिड एंगल को हम स्टेडियन में मापते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास यूनिट तो है लेकिन इनका डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन किस इनका होता है, सिर्फ 7 क्वांटिटी से मिलकर बनता है ना। तो ये जो प्लेन एंगल हुआ, सॉलिड एंगल हुआ, दीज आर 2 क्वांटिटीज व्हिच हैव यूनिट्स बट दे डोंट हैव डायमेंशन। तो अगर कोई ये पूछे कि आपसे कि क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। बिना यूनिट के डायमेंशन नहीं बनेगा। हाँ, बिना डायमेंशन की यूनिट हो सकती है, और वो कौन सी यूनिट है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास यूनिट है बट उनका डायमेंशन नहीं होता। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कैन ए क्वांटिटी हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, तो उसका आंसर था यस। और उसके एग्जांपल क्या होंगे, ये प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। और जो पहला क्वेश्चन था, कैन ए क्वांटिटी हैव डायमेंशन बट नो यूनिट, क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन हो बट उसकी यूनिट ना हो, तो इसका आंसर क्या होगा, नो, ऐसी कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान आसान थे आपके। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दो आपको डिनोटेशन दे रखी है, एक तो ये है स्मॉल एम और कैपिटल एन, है ना, इनके बीच में गैप नहीं है, एक साथ ही। और दूसरी डिनोटेशन है वो है कैपिटल एम और स्मॉल एम, है ना। तो एक तो डिनोटेशन है भाई ये एम, और एक डिनोटेशन ये है। देखो हमने कुछ गाइडलाइंस पढ़ी थी जब ऐसा यूनिट्स का जिक्र हो रहा था, जब हमने कुछ गाइडलाइंस पढ़ी थी कि भाई जो ऐसा यूनिट्स है उनका यूज कैसे होगा, है ना, ये पढ़ा था। तो उस टाइम हमने पढ़ा था कुछ प्रीफिक्स होते हैं जैसे मिली, डेसी, सेंटी, माइक्रो, नैनो, पिको, एंट्रो, पिटो, जिटो, ये ना काफी थे। और उसमें बड़े लेवल के ऊपर डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गिगा, ये सारे। तो जब कोई यूनिट होती है, देखो ये जो एन है, ये जो फोर्स होती है उसकी यूनिट का डिनोटेशन है। देखो भाई फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, है ना। ग्रेट साइंटिस्ट था न्यूटन, आइजैक न्यूटन, इंग्लैंड का साइंटिस्ट था, उसके नाम के ऊपर फोर्स यूनिट रखी गई थी न्यूटन, ठीक। अब न्यूटन के डिनोटेशन के लिए कैपिटल एन यूज किया जाता है। देखो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, देखो बात सुन बेटा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स में, अगर उन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है ना, जैसे जूल हुआ, एम्पियर हुआ, है ना, और अपना ये न्यूटन हो गया, और भी रेडियो एक्टिविटी की है, तो जो जितने भी यूनिट्स की, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखी गई है, उनका जो डिनोटेशन होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। हमने कहा था कि भाई अगर कोई यूनिट है, जैसे फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो इसको तो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। देखो न्यूटन को ऐसे लिखेंगे, जूल को ऐसे स्मॉल जूल, ठीक, एम्पियर को ऐसे एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। तो इनको जो यूनिट्स है इनको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। न्यूटन का एन छोटा होगा, जूल में जे छोटा होगा, एम्पियर में ए छोटा होगा। लेकिन बेटा हम इनकी जो डिनोटेशन होती है, डिनोटेशन मतलब न्यूटन को पूरा लिखकर ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल एल से, ठीक है। जूल को पूरा ना लिखकर ऐसे लिख सकते हैं जे, एम्पियर को पूरा ना लिखकर कैपिटल एस लिख सकते हैं, है ना। तो इनके जो जूल सॉरी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जितने भी यूनिट्स है उनके जो डिनोटेशन होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल, ठीक है। तो और देखो भाई ये एन है, ये तो स्टैंड्स फॉर न्यूटन, ओके। अब देखो एन के आगे एम आ रहा है और स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा प्रीफिक्स। ये क्या होगा, प्रीफिक्स, ये क्या होगा, प्रीफिक्स होगा।
अगर ऐसा भी नहीं है, आप ये भी सोच सकते हो सर मीटर न्यूटन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो मीटर की डिनोटेशन होती है बेटा, जो मीटर की डिनोटेशन होती है वो होती है ये स्मॉल है ना, क्योंकि मीटर है वो किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नहीं है। मीटर है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, लेकिन मीटर किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नहीं है, तो इसकी डिनोटेशन क्या होती है, स्मॉल है। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते है ना, अगर मीटर न्यूटन होगा तो उसको हम न्यूटन मीटर लिखेंगे बेटा, कभी भी ये जो स्मॉल लेटर है वो आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये है मिली न्यूटन, जो ये स्मॉल m है और कैपिटल N है, ये क्या है बेटा आपका मिली न्यूटन। m stands for prefix and for which prefix milli, तो ये मिली न्यूटन होगा, ठीक। और जो सेकंड वाला है ये आपका क्या होगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। ये क्या होगा न्यूटन मीटर, ये क्या होगा मिली न्यूटन, ठीक। तो सेकंड वाला क्या होगा बेटा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसकी है, न्यूटन मीटर वर्ग की है ना, जिसको जूल बोलते हैं। एक न्यूटन मीटर को क्या बोला जाता है, जूल। जब एक न्यूटन फोर्स लगे और एक मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको क्या देंगे, 1 जूल वर्ग। ओके, तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन था बेटा यही था कि ये दो डिनोटेशन दे रखी थी, स्मॉल m एंड कैपिटल N एंड कैपिटल N एंड स्मॉल m। तो एक तो है आप इसमें मिली न्यूटन और दूसरा क्या है न्यूटन मीटर। ओके, फोर्थ जो क्वेश्चन है भाई उसमें लिख रखा है राइट डाउन SI मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है भाई, ये तो शायद सबको आता होगा। जो टेम्परेचर की SI यूनिट होती है वो होती है केल्विन, है ना, डिग्री केल्विन। देखो और भी है टेम्परेचर की काफी यूनिट्स है, जैसे फारेनहाइट, आपने केमिस्ट्री में 9th 10th में पढ़ाई होगा, फारेनहाइट होती है, डिग्री सेल्सियस भी होती है ना, और मोस्ट तो डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं काफी। लेकिन जो केल्विन है, जो साइंटिस्ट केल्विन के ऊपर है, केल्विन साइंटिस्ट के ऊपर है डिग्री केल्विन, दैट इज द SI यूनिट, ठीक है। तो SI यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी इसकी। फिफ्थ क्वेश्चन है 1 नंबर का है, वो है इज लाइट ईयर ए यूनिट ऑफ टाइम। देखो इसमें ईयर दिखाकर ये पूछा गया है, इज लाइट ईयर ए यूनिट ऑफ टाइम, क्या एक लाइट ईयर है वो टाइम की यूनिट होती है, तो दैट इज रॉन्ग। लाइट ईयर है वो टाइम की यूनिट नहीं होती, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है कि भाई ईयर है तो टाइम आ जाएगा। 1 लाइट ईयर है वो डिस्टेंस के लिए यूनिट बनाई गई थी, बिग डिस्टेंस के लिए। हमने पढ़ा भी था 3 बिग डिस्टेंस यूनिट पढ़ी थी हमने, पारसेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये पढ़ेंगे भी, क्वेश्चन पूछ रखा है इसके ऊपर, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इज द यूनिट ऑफ लेंथ, इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो 1 लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होगा उसकी, 1 लाइट ईयर क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में एक जो लाइट होगी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, लाइट स्पीड पता है 3 × 10⁸, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक भाई। ये 5 क्वेश्चन थे 1-1 नंबर के, मेरे हिसाब से आसान थे, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। छठा क्वेश्चन देखते हो, छठा क्वेश्चन ये है राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। भाई डायमेंशन एनालाइज है, इसकी एप्लीकेशन बताओ। 2 नंबर में है तो सिर्फ आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, उसमें कुछ ज्यादा स्टेटमेंट वगैरह नहीं डालनी थी, क्या क्या एप्लीकेशन। देखो सिंपल सी बात है भाई, देखो हमने यूनिट्स बनाई, ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी चीज को मापने के लिए यूनिट जरूरी है। फिर यूनिट कैसे हुई, सीजीएफ में क्या क्या यूनिट निर्धारित की, कौन कौन सी एजेंसी होती है यूनिट निर्धारित करने वाली, ये सारे पढ़ चुके थे, ठीक है। तो एक ये अप्रोच आ रही थी, पता नहीं किसके दिमाग में आई ये अप्रोच डायमेंशन वाली, ये क्लियरफाई नहीं है कि किसने बताया डायमेंशन। लेकिन ये डायमेंशन देखो कहीं भी अगर कोई अप्रोच, कोई थ्योरी, कोई मेथड कोई पढ़ा जाता है तो सिंपल सी बात है कोई ना कुछ उसकी एप्लीकेशन होगी, है ना बेटा। बिना एप्लीकेशन तो हम कोई करते नहीं, है ना। कोई मेथड है जैसे कि टेबल है ना, टेबल के पीछे भी टेबल की एप्लीकेशन है भाई। कई बार हमें प्रोडक्ट करनी पड़ती है तो हम डायरेक्ट याद आ जाता है ना, जैसे नहीं, वरना इतने सारे नंबर याद करने की क्या जरूरत है। तो कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कुछ उसकी एप्लीकेशन होती है। तो हमने डायमेंशन बनाया, देखो डायमेंशन बनाया, और डायमेंशन क्या बनाया था हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले दूसरे क्वेश्चन में, कि डायमेंशन में क्या था बेटा कि जो क्वांटिटीज होती है उनको बेस क्वांटिटीज की पावर में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, उनको डिनोट किया जा सकता है। कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको बेस क्वांटिटी
जो हमने 7 बेस क्वांटिटी बना रखी है उनकी पावर भी लिख देंगे, तो जो पावर्स होंगी वो क्या कहलाएगी, डायमेंशन। ठीक है, अब इस अप्रोच का, इस एनालिसिस का, इस मेथड का यूज क्या है, इसके 3 यूज पढ़े थे हमने। पहला यूज क्या था भाई, पहला यूज ये था कि इन कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, है ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो कन्वर्जन होता है वो हम आसानी से कर सकते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक, एक तो ये था, और दूसरा क्या था भाई, एक तो कन्वर्जन वाला था और फॉर्मूला डेरिवेशन और चेकिंग करेक्टनेस, है ना। एक ये था, अगर कोई फिजिकल इक्वेशन दे रखी है या फिर कोई फॉर्मूला दे रखा है आपको और आपको चेक करना है, तो बाय डायमेंशन आप चेक कर सकते हो ना, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, चेकिंग करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। फॉर्मूला या इक्वेशन, ठीक है, कोई फॉर्मूला इक्वेशन गिवन है आपके पास तो आप उसको चेक कर सकते हो। मतलब फॉर्मूला गिवन है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला गिवन है जो इसमें पूछ भी रखा है, इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है ना, सॉरी वो उसमें फॉर्मूला डेरिवेशन में, तो इसमें ये भी कर सकते हैं भाई चेकिंग। जैसे ये आपका क्वेश्चन दे रखा है शायद इसमें हाफ एम यू स्क्वायर एम जी एच, शायद इसी में जो 10th क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इसमें पढ़ेंगे हम। तो एक एप्लीकेशन ये होती है, और जो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, वो क्या है, टू डेराइव ए फॉर्मूला, तो ये बेटा 3 की एप्लीकेशन थी, इन 3 कामों में हम डायमेंशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, 7th क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बिल्कुल आसान पेपर, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ पावर एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। भाई 2 फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, पावर और एक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक की आपने डायमेंशन बतानी है। तो पावर क्या होती है, देखो व्हाट इज द पावर, पावर क्या होती है, पावर आपने पढ़ा हो पहली क्लासों में कि व्हाट इज द पावर, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो दर होती है ना, कार्य कितनी रेट से हो रहा है, कितनी से हो रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उसके लिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटी बनाएगी पावर, है ना। तो पावर के लिए बेटा फॉर्मूला आएगा वर्क अपॉन में टाइम, है ना, वर्क अपॉन टाइम, ये हो गया फॉर्मूला फॉर पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क इज द पावर अपॉन टाइम। अब वर्क क्या होता है भाई, वर्क होता है इन फिजिक्स, है ना, फिजिक्स की दुनिया में जो वर्क होता है वो क्या होता है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए सिस्टम एंड देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम, है ना, then we said there is a work done by external agency on that system, है ना। अगर किसी सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए और उस सिस्टम में क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड में इसके ऊपर फोर्स लगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर वर्क कर दिया। ठीक है, तो वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, मापा कैसे जाएगा, कितनी फोर्स लग रही है उसके ऊपर, कितना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में क्या है, टाइम। ठीक है, देखो हमारा काम क्या है, हमें बेस क्वांटिटी मिलाना है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम तो बेस क्वांटिटी हो गई। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, टाइम है, तो फोर्स होगा भैया। फोर्स क्या होगा बेटा, फोर्स कैसे डिफाइन किया जाता है, फोर्स इज द एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। तो फोर्स को ऐसे डिफाइन किया जाता है, अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला आता है न्यूटन सेकंड लॉ से, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इनटू में एक्सीलरेशन इनटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो देखो अब भी मास आगे बेस क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट बेस क्वांटिटी, टाइम डिस्प्लेसमेंट लेंथ लिख दो आप इसको, एक्सीलरेशन बच गया भाई। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है बेटा वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये एक्सीलरेशन होगा, ये क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, वेलोसिटी
अपॉन में टाइम, तो नीचे एक टाइम है उसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलो भाई, अब वेलोसिटी की डायरेक्ट क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट है इसका क्या कर दो, स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, टाइम का क्यूब, बढ़ गया आपका डायमेंशन। आप देखो मास, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम तीनों क्या है, पेस क्वांटिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ। तो इसका फॉर्मूला बढ़ेगा बेटा पावर का, मास की पावर क्या है बेटा 1, लेंथ की पावर क्या हो गई 2, और टाइम की पावर कितनी होगी -3। तो ये है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर या डायमेंशन इक्वेशन फॉर पावर इज रिटन एज ऐसे। तो and 1 2 -3, 1 in mass, 2 in length and -3 in time are the dimension, and that is the dimension formula for power। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, पावर क्या था, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क को स्प्लिट करते जाओ, लास्ट तक किस में लेकर आना, आपको बेस क्वांटिटी में लाना है, ठीक है। तो वर्क को हमने किया, वर्क क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स को किया मास गुना एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन को फिर क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो लास्ट में क्या बच गए, मास, लेंथ एंड टाइम बच गए, उनकी पावर लिखी हमने, बढ़िया डायमेंशन फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसके लिए डायमेंशन क्या होता है, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब ऐसा कांस्टेंट है, मतलब ये जो क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बट इट हैव डायमेंशन, है ना। तो देखो ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स के फॉर्मूले में आता है ना भाई, तो वहीं से निकालेंगे इसका। तो F होता है ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डिफाइंड एज, या फिर इज गिवन बाय एक्सप्रेशन G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, है ना। यहाँ पर G क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m1 m2 आर टू मासेस, r इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर बिटवीन मासेस, या पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m2 विद रिस्पेक्ट टू m1, ठीक है, डायरेक्शन के लेवल पे बोलना चाहता है इसको। तो सिंपल सा ये देख लो, G क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 मास, m2 मास, और r क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है, होगी क्या, डिस्टेंस मतलब लेंथ, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें इसका डायमेंशन चाहिए भाई, ठीक है, हमें G का डायमेंशन चाहिए बेटा। तो G को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, G क्या होगा, एफ आर स्क्वायर, है ना, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1, ठीक है भाई। ये भी मास है, ये भी मास है, ये भी लेंथ है ना, ये आर क्या होगी, लेंथ होगी, लेकिन ये फोर्स है, दैट इज डायरेक्ट क्वांटिटी, है ना। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ेंगे और इसमें से बेस क्वांटिटी निकालेंगे। तो फोर्स क्या होगा बेटा, फोर्स होगा मास इनटू में एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, गुणा में क्या है, आर, आर इज द लेंथ, आर इज द लेंथ, उसका क्या बेटा, स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे क्या है, m1 m2 दोनों क्या है, मास, तो मास का क्या हो जाएगा बेटा, दो मास है तो मास का स्क्वायर, ठीक है भाई। फोर्स को क्या लिख दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, r स्क्वायर को क्या लिख दिया, लेंथ का स्क्वायर, m1 m2 के लिख दिया मास का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मास और लेंथ तो दोनों है बेस क्वांटिटी बेटा, बीच में एक्सेलरेशन है, एंड एक्सेलरेशन इज ए डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। और क्या होता है, अभी पढ़ा था वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होगा बेटा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बेटा टाइम तो बेस क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी फिर डायरेक्ट क्वांटिटी है, फिर स्प्लिट करो, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सिंपली लेंथ, तो इसको हम क्यूब कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, बढ़िया सारी बेस क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। अब देखो, तो देखो नीचे मास की पावर है 2, ऊपर क्या है 1, तो मास की पावर कितनी बच गई बेटा, -1, ओके। नीचे लेंथ है नहीं, ऊपर लेंथ है, और कितनी पावर है 3, ठीक है। टाइम की पावर नीचे है, कितनी है 2, तो ऊपर जाकर क्या आ जाएगी -2, तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, तो ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। एंड ये -1, 3 एंड -2 आर द डायमेंशंस, ठीक है। तो ऐसे निकालना था आपको, ओके। मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अब 2 क्वेश्चन है बेटा मैथमेटिकल टूल्स के हैं, देखते हैं उसमें क्या है।